जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं संजय बौने, रोड टू सक्सेस एसआरबी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और उसी प्रकार से रेलवे सीरीज के अंतर्गत अभी तक हमने टॉप 25 एमसीक्यू के अंतर्गत 2 वीडियो हमने साइंस के डाले हैं और 6 वीडियो हमने एनटीपीसी से संबंधित डाले हैं। और आज से दोस्तों हम लोग टॉपिक चालू करने वाले हैं थ्योरी के, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस की आज शुरुआत करेंगे, विज्ञान की शुरुआत करेंगे। और विज्ञान का जो टॉपिक हमने लिया है आज का, वो होगा दोस्तों मानव जनन तंत्र। और मानव जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मादा जनन तंत्र। और दोस्तों कई बच्चों का कमेंट ये भी आया था मुझे कि सर थोड़ा वीडियो का मतलब क्वालिटी बढ़ाइए या फिर वीडियो में थोड़ा और कुछ ऐड कीजिए। दोस्तों मुझे खुद वीडियो तैयार करना पड़ता है, मोबाइल से मैं तैयार करता हूँ, आपके सामने ये बोर्ड बोर्ड पे मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों इतना कोई डिजिटल अपना काम है नहीं, धीरे धीरे वो भी होगा। लेकिन जितना हो सके एनटीपीसी संबंधी, आरआरबी की जितने भी एग्जाम के संबंधी अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का काम मैं करूंगा दोस्तों। आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है दोस्तों। तो अपन समय ना गवाते डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये जो इमेज दिख रही है आपको मादा जनन तंत्र, इसके अंतर्गत एनटीपीसी या आरआरबी किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछा है वो हमको देखना है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहले हम जो एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों। इस इमेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमको ये जो मादा जनन तंत्र है, इसमें हमको जो चीज दिख रही है, खास करके ये जो मार्ग है, इस मार्ग को क्या कहा गया है, वजाइना या योनि। उसके आगे की चीज को कहा गया ग्रीवा नाल। उसी प्रकार से आगे ग्रीवा या सर्विक्स, जहां से मतलब बच्चे के जन्म के समय जो फैलता है वही ग्रीवा या सर्विक्स होता है। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते बढ़ते देख रहे हैं दोस्तों, ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, ये जो एक इमेज बनी है, इसे कहते हैं ओरी या अंडाशय, जिसमें क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज है, मतलब जो आकृति है, इसे क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। इसको अपन 3 तरीके से होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। इसमें से जो देखिए, यहाँ पे जालीनुमा जो संरचना दिख रही है आपको, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जो जालीनुमा संरचना दिख रही है, इसे कहते हैं झिल्ली या फिमरी कहते हैं। और उसके बाद में इसके और आगे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं दोस्तों कीप या फिर इनफर्टिकुलम कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनफर्टिकुलम। और इसके बाद में और आगे का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं तुम्बिका या फिर एम्पुला कहते हैं। और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ तक का, इसे कहते हैं स्तमक या संकीर्ण पथ। कहने का मतलब है कि ये तीनों चीज मिलके ही क्या बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। लेकिन वनडे एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्या पूछते हैं क्वेश्चन, कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, या जायगोट की निर्मिति कहाँ होती है। अगर क्वेश्चन क्या पूछता है कि अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि एग्जैक्ट अगर जगह पूछे तो रखा वो कौन सी स्तमक है, संकीर्ण पथ। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो फिम्बरी है या झिल्लरी है, इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये जो एग होता है, जो अंडा, तो उसको खींचने का कार्य करता है, यहाँ से इस तरह से कैच करता है, और कैच करके फिर ये अंडे का प्रवाह या प्रवास इस तरह से यहाँ पे आके रुकता है दोस्तों। अब सबसे पहले देखिए कि अंडाशय, क्या कहा मैंने दोस्तों, अंडाशय, जिसे हम ओवरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ओवरी होती है, खास करके हम जो देख रहे हैं कि मादा जनन तंत्र में, तो इसकी संख्या जो होती है, देखो संख्या में अगर पूछा जाए तो संख्या में कहना 2। अगर हमें जोड़े में पूछे तो लोग तो जोड़े में लिखेंगे 1। अब देखो दोस्तों, मादा जनन तंत्र के अंतर्गत एक चक्र होता है दोस्तों, मासिक चक्र। अब जब यौनावस्था शुरू होती है, तो यौनावस्था में दोस्तों एस्ट्रोजन, क्या कहा मैंने, एस्ट्रोजन ये हार्मोन या ओस्ट्रोजन ये हार्मोन स्रावित होता है, ये उत्तेजित हार्मोन होता है। और अपने यहाँ जो खास करके भारतवर्ष में देखा जाए, तो जो मासिक चक्र की शुरुआत होती है दोस्तों, वो यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से गर्मियों की जगह पे हम कह सकते कि 10 से 13 साल की उम्र। और जो शीतकाल या ठंडी मतलब ठंडा इलाका है, वहाँ पे आपको 14 से 15 साल की उम्र में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की या फिर मासिक चक्र या रजो दर्शन या फिर हम बोलते हैं रजो धर्म की शुरुआत होती है दोस्तों। कितने साल में, 12 से 13 साल के अंदर। तो किसी महीने में इस मतलब बाएं साइड में बनेगा, और इस महीने में, अगले महीने में दाएं साइड में। मतलब मान लीजिए कि ये महीना अगर अभी अक्टूबर है, तो अक्टूबर में यहाँ बनेगा, नवंबर में यहाँ बनेगा अंडा। अब ये जो अंडा जो बनता है दोस्तों, तो
इसमें जो ल्यूटिजेनिक हार्मोन होता है, कौन था? LH हार्मोन जिसे बोलते हैं ल्यूटिजेनिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अंडे निकालने का कार्य करता है, कौन था? ल्यूटिजेनिक हार्मोन्स। ठीक है दोस्तों, अब ये हार्मोन्स यहाँ से अंडा निकालने का कार्य कर रहा है और उसको कैच कौन कर रहा है? ये फीमेल कर रही है। और यहाँ से प्रवास करते करते दोस्तों ये अंडा यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ तक पहुंचने में समझ लिए पहुंचने के पश्चात या पहुंचने का जो प्रवास है वो लगभग कह सकते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि 14 दिन का है, कि 14 दिन में एक अंडा परिपक्व होता है। क्या कहा मैंने? 14 दिन में एक अंडा परिपक्व होता है। अंडा परिपक्व कितने दिन में होता है? 14 दिन में। ये चीज याद रखना, 14 दिन में एक अंडा परिपक्व होता है। अब ये जो अंडा परिपक्व होता है, तो याद रखो इसको भी एक हार्मोन जो होता है परिपक्व बनाता है, उसका नाम है FSH। ठीक है दोस्तों, FSH ये जो हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन अंडे को परिपक्व करने का कार्य करता है। याद रखना दोस्तों, कौन था? FSH हार्मोन अंडे को परिपक्व करने का कार्य करता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंडे की जो लाइफ होती है या जीवन काल, वो जीवन काल होता है दोस्तों 2 दिन का। कितने दिन का? 2 दिन का इसका जीवन काल होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से अब समझना, अब देखिए यहाँ से अंडा निकला, अंडा निकल के यहाँ पे आया, ठीक है, और यहाँ पर रुक के वो इंतजार करता है। अब इंतजार किसका करता है? तो यह रखना शुक्राणु का। अब जरा शुक्राणु आप समझ लो दोस्तों, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे आगे, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ऐसे नीचे ले जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आके ये अंडा रुका है, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, जो मैथुन की क्रिया होती है या हम बोल सकते हैं कि संबंध जब स्थापित होते हैं महिला और पुरुष में, और संबंध स्थापित होने के बाद ये आपको पता है कि पुरुष के मतलब फिशन से शुक्राणु निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब शुक्राणु निकलते हैं तो शुक्राणु जाते हैं पहले योनि मार्ग से, योनि मार्ग से प्रवास करते हुए ग्रीवानाल, फिर ग्रीवा से प्रवास करते 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 दोस्तों ये इस जगह पे आके रुक जाते हैं। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे आके रुके तो यहाँ पे जो निर्मित होती है दोस्तों, वो होती है निर्मित जायगोट की। किसकी? जायगोट की। और जायगोट याद रखना कि जीवन का पहला चरण, मानव जीवन का पहला चरण कहाँ होता है दोस्तों? इस जायगोट में। कहाँ होता है? यहाँ लिख देता हूं मैं, जायगोट, या फिर इसको युग्मनज ये भी लिख देता हूँ, ठीक है ना? जायगोट में होता है, मतलब मानव जीवन का पहला चरण मैं लिख देता हूँ, मानव जीवन का पहला चरण, मानव जीवन का पहला चरण, पहला चरण जायगोट, जायगोट, ठीक है। अब जायगोट पे क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना जायगोट में स्त्री और पुरुष मतलब मेल और फीमेल, इनके क्या होते हैं? गुणसूत्र, इसके 23, इसके 23, और टोटल मिला के कितने बने? 46। तो ये जो 46 गुणसूत्र है या 46 क्रोमोजोम, मतलब मानवीय क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती? 46। 23 जोड़े में 23 जोड़े माँ से मिले, 23 जोड़े पिता से मिले, ये मिलके 46। तो ये 46 जोड़े यहाँ पे आने के बाद में ये जो मतलब यहाँ से जो अंडाणु और शुक्राणु इनका निषेचन कहाँ हो गया? यहाँ पे। और ये क्या है दोस्तों? पूरा का पूरा मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? फिलोपियन ट्यूब। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि शुक्राणु वो अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फिलोपियन ट्यूब में। कहाँ होती है?
फ्लोपियन ट्यूब में, और इसको आईएमपी करके रखना दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो यह रखना फ्लोपियन ट्यूब में। और फ्लोपियन ट्यूब का कौन सा भाग, अगर डीपली और क्वेश्चन पूछ ले तो स्तमस में, संकीर्ण पथ में। अब यहाँ से होता क्या दोस्तों, आगे का प्रवास देखिए। अब यहाँ से ये जो जायगोट तैयार होने के बाद में, यहाँ से ये जो जायगोट है आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों फ्लोपियन ट्यूब है, और दोनों के दोनों फ्लोपियन ट्यूब ही आगे एक एक प्रकार की नई रचना का निर्माण करते हैं, और जिसे कहते हैं यूटेरस या फिर गर्भाशय। क्या कहा मैंने, ये जो फ्लोपियन ट्यूब है यही आगे जाकर ही ये अलग एक रूप में आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं गर्भाशय। और यही से ये देखिए दोस्तों, यही से ये जो जायगोट है आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इस दीवारों पे आके, गर्भाशय की दीवारों पे आके चिपक जाता है, और फिर इसका यहाँ पे विकास होते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जरा इस गर्भाशय को हम समझ लेते हैं। तो गर्भाशय में ये देखिए, आपको बताऊं ये पूरा का पूरा गर्भाशय, इस गर्भाशय में 3 दीवार होती है। इसमें से जो आंतरिक दीवार है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम, और जो बीच की दीवार है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और इसी प्रकार से जो बाहरी दीवार है इसे कहते हैं पेरोमेट्रियम। ठीक है दोस्तों, समझ में है। तो याद रखिए दोस्तों, एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो जो बाहरी दीवार को तैयार करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इस बाहरी दीवार को, मतलब हम कैसे एस्ट्रोजन को बाहरी दीवार कौन थी, तो पेरीमेट्रियम को कहता है, और जो आंतरिक दीवार है उसको करता है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एंडोमेट्रियम, मतलब एंडोमेट्रियम इस दीवार को तैयार करता है। किसको, तो याद लिख देता हूं मैं, एस्ट्रोजन हार्मोन किसे तैयार करता है, इस दीवार को, और इसको क्या कहा मैंने, ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन होता है ये किस दीवार को तैयार करता है, इस दीवार को तैयार करता है दोस्तों। अब ये दीवारें तैयार क्यों की जाती है, तो याद रखो दोस्तों, हर महीने में अंडा बनता है महिला में, हर महीने में जब अंडा बनता है तो अंडा बनने के बाद में ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शरीर में अंदर से शुरू हो जाती है कि अगर कोई जीव आए, मतलब ये, तो यहाँ पे आके इसकी सुरक्षा के लिए ये दीवार हर महीने तैयार होती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, देखिए अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ से, ठीक है, कि मान लीजिए किसी महीने में अगर अंडा फलित नहीं हुआ, या अंडा या शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हुआ, तो उस समय ये दीवार आके टूट जाती है। और खास करके वो कब रखना, मासिक या धर्म में, या मासिक जब चक्र आता है उस दिन में, मेंस्ट्रुएशन के दिन में, याद रखिए दोस्तों। और उस समय में बहुत ज्यादा दर्द होने के साथ साथ म्यूकस या ब्लड के रूप में निकलता है बाहर दोस्तों, योनि मार्ग से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना यही वो 3 दीवार है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गर्भाशय की आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, और बीच की दीवार को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, और बाहरी दीवार को क्या कहते हैं, पेरामेट्रियम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, अब देखिए दोस्तों, 1 मिनट। अब यहां से हमको समझना है दोस्तों कि ये जो फिलिपिन ट्यूब है दोस्तों, इस फिलिपिन ट्यूब में से ही जो एग है यहां तक पहुंच रहा है, और इस मार्ग से ही क्या हो रहा है, स्पर्म अंदर जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये एग को, या एग या स्पर्म को आपस में मिलने रहे थे, अगर एग और स्पर्म आपस में मिले ही नहीं तो नहीं जीव की उत्पत्ति होगी क्या, नहीं। तो जब कभी भी याद रखना परिवार पूरा हो जाता है और हमारे को कुटुंब नियोजन या परिवार नियोजन करना हो, तो उस समय एक क्रिया की जाती है जिसे कहते हैं नसबंदी। तो महिला नसबंदी, क्या कहा मैंने, महिला नसबंदी, उसे कहते हैं ट्यूबों को, 1 मिनट लिख देता हूं, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं दोस्तों, ट्यूबेकोटॉमी, ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, महिला नसबंदी को ट्यूबेकोटॉमी, इसको आईएमपी करना दोस्तों। और ये ट्यूबेकोटॉमी कहाँ होती है, इस फिलिपिन ट्यूब में चीरा मार के उसको गांठ कर दी जाती है, किसी एक में नहीं, दोनों में, याद रखो दोस्तों, दोनों ही फिलिपिन ट्यूब में चीरा मार के उस पर गांठ कर दी जाती है,
जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जो एग बन रहा है दोस्तों, ये अगर मान लीजिए यहाँ पे गांठ बन गई, यहाँ पे ऐसी गांठ लगा दी जाए तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ से जो एग आएगा, दोनों जगह पे गांठ मार देते, यहाँ से जो एग आएगा ये गांठ के कारण आगे नहीं जा पाएगा, अब पुनः का पुनः अंडा वही खराब हो जाएगा। ठीक है, भले स्पर्म कितना भी अंदर है, और स्पर्म अंदर आने के बाद में दोस्तों क्या उसको यहाँ पे अंडाणु के साथ इसका मिलन हुआ क्या, नहीं हुआ दोस्तों। और स्पर्म की तो आपको मैंने बताया लाइफ कितने दिन की होती है, सिर्फ 72 घंटे की होती है। ठीक है दोस्तों, वो आगे बता दो मैं आपको। तो याद रखिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है दोस्तों, महिला नसबंदी। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इसका प्रभाव देखते हैं। अब देखो दोस्तों, जो अंडाणु होते हैं, अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। क्या कहा मैंने, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों अंडाणु, इसको भी आईएनपी करना। उसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो कहते हैं शुक्राणु, उसे कहते हैं शुक्राणु, स्पर्म। यदि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाए तो याद रखना क्या, अंडाणु। ओम, उसी प्रकार से सबसे छोटी कोशिका कहा जाए तो क्या बोलेंगे, स्पर्म या शुक्राणु। उसी प्रकार से सबसे लंबी बोला तो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सेल जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिए दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म जब इस मार्ग से, योनि मार्ग से एंटर करते हैं यहाँ से, तो ये जो सबसे पहले वजाइना में जाते हैं, तो वजाइना के जो वातावरण होता है, मतलब योनि मार्ग का जो वातावरण होता है वो होता है दोस्तों एसिडिक, मतलब अम्लीय होता है। जब करोड़ों की संख्या में यहाँ से योनि में स्पर्म जाते हैं दोस्तों, तो कुछ स्पर्म तो इस वातावरण में ही मर जाते हैं दोस्तों। कुछ आगे चल के 7-8% जो होते हैं वो ग्रीवानाल में या सर्विक्स कैनल में पहुंचते हैं, जहाँ का वातावरण होता है दोस्तों क्षारीय होता है। क्या कहा मैंने कि योनि का जो वातावरण होता है वो होता है एल्कलिन, मतलब अम्लीय कहते हैं, और उसके बाद में यहाँ का कहते हैं एसिडिक होता है योनि मार्ग का, और इसका अल्कलाइन होता है, मतलब अपन कह सकते हैं कि यहाँ का खारा होता है, क्षार होता है इसमें। और फिर यहाँ से आगे आगे पहुंचते पहुंचते दोस्तों ये इस तरह से यहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब यहाँ तक, मतलब एक ही स्पर्म काफी है नए जीव की निर्मित, मतलब इस एग को फोड़ने के लिए कितना स्पर्म काफी है या शुक्राणु काफी है, सिर्फ एक ही काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है दोस्तों। बस वो यहाँ तक उसका पहुंचना चाहिए, क्योंकि हालांकि बिल्कुल अपना जो वीडियो होता है वो 15 मिनट में पानी की अवस्था में पहुंच जाता है दोस्तों। मतलब टेस्टिकुलर और प्रोटेस्टिलिक और सेमिनल वेसाइकल, ये 3 नामक द्रव्य पाए जाते हैं दोस्तों, एक टेस्टिकुलर और एक प्रोटेस्टेटिक और एक आता है सेमिनल वेसाइकल। तो ये सेमिनल वेसाइकल जो द्रव्य होता है, इसी के कारण दोस्तों जो अपना स्पर्म होता है वो जीवित रहता है। मतलब सेमिनल वेसाइकल जो होता है वही हमारे स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है दोस्तों। और जो हमारा स्पर्म होता है दोस्तों, खास करके याद रखना, मानव स्पर्म, जहां मैं लिख देता हूं दोस्तों मानव शुक्राणु, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक होता है सिर, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है पूंछ। ठीक है, मतलब इस तरह की जो आकृति होती है, समझ के चलिए, समझाने के लिए बता दो दोस्तों, इस तरह की आकृति होती है इसके बाद स्पर्म की हमारे। अब ये जो जब इंटर करता है दोस्तों, और जैसे हम मतलब जैसे ही ये शुक्राणु एग के पास चले जाता है, तो सबसे पहले तो याद रखिए एग में जैसे जाता है तो एग में सिर्फ सिर घुसता है, उसके अंदर बीच का भाग और पूंछ ये टोटली पीछे रह जाती है, और सिर्फ क्या चले जाता है, ये बाकी का पीछे रह जाता है इतना भाग, और सिर्फ सिर अंडे के अंदर चले जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार से जो मध्य भाग में, ये भी बता रहा हूं आपको कि इसके मध्य भाग में क्या होता है, तो मध्य भाग में होता है माइट्रोकांड्रिया। क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया होता है किसके मध्य भाग में, स्पर्म के मध्य भाग में। अब देखिए स्पर्म गति कैसे करता है, तो आपको तो पता होगा स्पर्म जो गति करता है पूंछ से करता है, लेकिन रखना स्पर्म को गति कौन देता है, तो माइट्रोकांड्रिया देता है। कौन देता है गति,
माइटोकॉन्ड्रिया देता है। किसको गति? शुक्राणु को गति, क्योंकि आपको पहले पता है कोशिका का पावर हाउस, द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यही ऊर्जा देता है किसको? स्पर्म को। इस प्रकार से स्पर्म ऐसी मतलब स्पर्म में मोटिलिटी आती है और वो धीरे 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 पहुंचते 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 अंडाणु से मिल जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इतना भी आपको समझ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। हाँ क्लियर दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख के देता हूँ दोस्तों, वो समझ लीजिए। ठीक है, रजोदर्शन, रजोधर्म या फिर मासिक चक्र या मासिक धर्म बोलेंगे। इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 10 से 13 वर्ष में। कितना वर्ष में होते हैं? 10 से 13 वर्ष में। और इसकी जो रजो निवृत्ति कहते हैं, रजो निवृत्ति होती है 50 से 55 वर्ष में। मतलब अंडे बनने की जो क्रिया होती है वो 10 से 13 वर्ष के बाद में शुरू होती है और परिपक्व अंडा 18 साल के इसमें हो जाता है, आपको कह सकते हैं। और जो रजो निवृत्ति होती है मतलब इस उम्र के बाद में कोई भी महिला बच्चों को जन्म नहीं दे सकती दोस्तों, क्योंकि अंडा ही नहीं बनेगा, अंडों की निवृत्ति बंद हो जाएंगी। तो याद रखना, रजो निवृत्ति मतलब क्या? मतलब अंडा बनना बंद हो गया। और उसी प्रकार से मैंने क्या कहा था आपको, मासिक चक्र जो होता है वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और उसी प्रकार से दोस्तों जितने इसके क्वेश्चन बन सकते हैं मैं स्क्रीन पे आपको लगा के दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।